सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा नटराजन चंद्रशेखरन। आपको याद है अभी तक नटराजन चंद्रशेखरन ही टाटा सन्स के अध्यक्ष थे और अभी एक बार फिर से उनको अध्यक्ष के पद पर चुन लिया गया है, तो इनका नाम ध्यान रखना है। बाकी अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के चेयरमैन कौन बने? एस किशोर बने। एचपीसीएल के चेयरमैन बने पुष्प कुमार जोशी और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार बने वी अनंत नागेश्वरन। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो आप। अभी रतन टाटा जी को किस राज्य ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? असम ने, जिसे कहते हैं असम वैभव। और इनके जीवन पर एक बुक भी आ रही है जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। अभी टाटा स्काई का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? टाटा प्ले कर दिया गया। और आपको पता है 2022 और 2023 के जो आईपीएल है उसका टाइटल स्पॉन्सर अब होगा टाटा ग्रुप। किसकी जगह ली है? वीवो की जगह ली है। उसके अलावा जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये टाइटल स्पॉन्सर बना है टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का। और अगर आपसे पूछा जाए कि सदी के शीर्ष परोपकारी लोगों की पहली सूची आई थी, उसमें टॉप पर कौन है? जमशेदजी टाटा है। चलो एक और प्रश्न का उत्तर दो कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया था किसने? टाटा स्टील ने। और दुनिया में ये शुरू किया था आइसलैंड ने। और उसके जिस प्लांट का नाम है जिसने ये शुरू किया था उसका नाम क्या है? ओरका। वैसे टाटा स्टील के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? टीवी नरेंद्रन है। और टीवी नरेंद्रन से आपको जरूर याद आएगा अभी ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी बने थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्र महिला दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 फरवरी को। तो हर साल 13 फरवरी को राष्ट्र महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि नेशनल वुमेन्स डे। और 13 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है। सरोजिनी नायडू आप जानते हो, उन्हें उनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय कोकिला कहा जाता है। और वे भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, उत्तर प्रदेश की थी। उन्होंने 1917 में महिला भारत संघ की स्थापना भी की थी। 1925 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। तो आपको क्या याद रखना है? नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये क्या आंसर करोगे आप? 8 मार्च को। और महिलाओं से रिलेटेड 2-3 दिन मैंने आपको और बताए थे, जैसे कि ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये होता है 15 अक्टूबर को। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। एक हमने पढ़ा था अभी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। और अब मेरा आपसे प्रश्न है, 13 फरवरी को एक और इंपॉर्टेंट डे होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको पता है कौन सा डे होता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी नाम की बुक को किसने लिखा है? सागरिका घोष ने। तो अभी सागरिका घोष ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी है। सागरिका घोष ये एक पत्रकार हैं और इन्होंने इससे पहले इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्रधानमंत्री नाम की बुक को भी लिखा था। और अभी अटल जी की जीवनी लिखी है जिसका नाम इन्होंने रखा है अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, कुछ और नाम मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अंबुजा सीमेंट के जो संस्थापक हैं, जो प्रोमोटर हैं, नाम है उनका नरोत्तम सेकसरिया। अभी उनकी ऑटोबायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है द अंबुजा स्टोरी। यूनाइटेड नेशन के पूर्व सेक्रेटरी जनरल है बान की मून, उनकी बायोग्राफी का नाम क्या है? रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। क्रिकेटर है सुरेश रैना, उनकी बायोग्राफी का नाम है बिलीव। सोनू सूद की बायोग्राफी है आई एम नो मसीहा। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एनके सिंह, उनकी बायोग्राफी का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। और हमारे जो पहले ग्रैंड स्लैम है चेस प्लेयर है विश्वनाथ आनंद, उनकी बायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। अभी रतन टाटा जी की भी जीवनी आ रही है, बायोग्राफी, उसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, जिसको लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। चलिए आपके लिए एक प्रश्न रहेगा,
सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखी है अभी जिसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। आपको बताना है इस बुक को किसने लिखा है। और अगर आपसे पूछा जाए ममता बियॉन्ड 2021 ममता बनर्जी के ऊपर ये बुक लिखी है और बुक को लिखा है जयंता घोषाल ने। तो ये ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस देश ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम को शुरू किया है। तो आंसर होगा अमेरिका ने। तो अमेरिका ने नए नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मूला प्रोग्राम के तहत $5 बिलियन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। और इसका उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क बनाना। मतलब इस पैसे का इस्तेमाल 5 साल में हजारों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने में किया जाएगा। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा करंट अफेयर्स के, उनके उत्तर आपको देने हैं। पहला प्रश्न सुनो। अभी टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था? उत्तर प्रदेश आंसर होगा। और अभी हमने पढ़ा था भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला है? गुरुग्राम में। और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनेगा भारत में। वैसे वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे भी होता है जो 9 सितंबर को मनाते हैं। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला था बताओ तो? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी सेटअप होगी कहाँ पे? गुजरात में। अच्छा, उसके अलावा याद रखना जो कोच्चि है ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट वाला देश का पहला शहर बना था। और यहाँ पे जो पहली इलेक्ट्रिक नाव आई है उसका नाम रखा है मुजीरिस। उसके अलावा आपको याद होगा नासा ने पहला ऑल इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च किया था जिसका नाम है X-57 मैक्सवेल। और दुनिया के पहले फुल्ली इलेक्ट्रिक कमर्शियल प्लेन ने कनाडा में उड़ान भरी थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हैं। ये सारे करंट अफेयर्स के ही पॉइंट हैं, आपको याद भी होने चाहिए वैसे। बढ़ते आगे। अच्छा, आप तो बताइए अभी किस देश ने ड्रोन के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा भारत। तो अभी भारत सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा क्यों किया? ताकि देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। और आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के अनुसार भारत जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन इंपोर्टर है, सबसे बड़ा ड्रोन आयातक देश है। और अगर बात करेंगे कि ड्रोन को सबसे ज्यादा आयात करने के मामले में नंबर 1 कंट्री कौन सा है, तो यूके, सेकेंड नंबर पे फ्रांस है और भारत तीसरे नंबर पे आता है। अच्छा, आपको याद होगा ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वैक्सीन डिलीवरी के लिए अभी एक ड्रोन लॉन्च किया था। उसका नाम क्या रखा था? आई ड्रोन। और इंद्रजाल क्या है? जब भी ड्रोन की बात आती है हम लोग इंद्रजाल के बारे में पढ़ते हैं। ये भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। इसे हैदराबाद की ग्रीन रोबोटिक्स ने तैयार किया। अच्छा, पहला ड्रोन मेला ये कहाँ पे आयोजित हुआ था भारत में? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ये किस राज्य ने शुरू किया था? तेलंगाना ने। और भारत ईरान से कौन से ड्रोन खरीद रहा है? हेरॉन ड्रोन खरीद रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। फिर आपको बताना है अभी हाल ही में नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा जीवा कार्यक्रम। अच्छा, पहले तो नाबार्ड की फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और अभी नाबार्ड ने 11 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये जीवा प्रोग्राम को शुरू किया है। क्या उद्देश्य है? बताया मैंने आपको, किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि इन क्षेत्रों में व्यावसायिक खेती काम नहीं कर सकती। देखो, नाबार्ड की फुल फॉर्म हम लोगों ने देखी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजुलू चिंटला। बढ़ते आगे। अच्छा, बताइए हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार, एक रिसर्च के अनुसार भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे ज्यादा कार्बन छोड़ रहा है? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अभी हाल ही में हुई एक रिसर्च के अनुसार ये बताया कि असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो जितना कार्बन अवशोषित यानी कि कैप्चर कर रहा है उससे ज्यादा कार्बन तो वो छोड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? तो कम वर्षा होने के कारण। रिसर्च में बताया जैसे पृथ्वी गर्म होगी काजीरंगा नेशनल पार्क के कार्बन अवशोषित करने की क्षमता और भी कम हो जाएगी। और वैसे आपको पता ही होगा जो पेड़ों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके जरिए जो पेड़ होते हैं वो
कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। और आमतौर पर क्या होता है, जंगल जितना कार्बन छोड़ते हैं उससे ज़्यादा कार्बन अवशोषित करते हैं, जो उन्हें कार्बन सिंक बनाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो आपको मिलेगा असम में। एक सिंग वाले गेंडों के लिए ये फेमस है। और अभी आपने पढ़ा होगा कि सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना था, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? असम में। और असम में अभी 2 नए नेशनल पार्क कौन बन गए? एक तो छठा बना था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और यहाँ पे 7वां नेशनल पार्क या भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क बना था देहिंग पटकई नेशनल पार्क। और इससे पहले असम में कौन कौन से 5 नेशनल पार्क थे? एक तो यही हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, एक है नामेरी नेशनल पार्क, एक है मानस नेशनल पार्क, एक है डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और एक है औरंग नेशनल पार्क। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इजराइल। तो अभी इजराइल के परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्रालय ने ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति दे दी है। और इस तरह से ऐसी अनुमति देने वाला ये पहला देश बन गया है। तो वहाँ के सड़क सुरक्षा मंत्री का कहना है कि इजराइल पहला देश बन गया है जो कृषि, पर्यावरण और अपराध के खिलाफ लड़ाई और जनता और अर्थव्यवस्था के लाभों के लिए ड्रोन को संचालित करने की अनुमति देगा। और अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ अभी भारत ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया था, तो आंसर होगा 150 गांव। अब बात यहाँ पे इजराइल की है, तो ये रहा मैप में इजराइल। देखो, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम हो गई, करेंसी है इजरायली न्यू शेकिल। अभी नए प्रधानमंत्री बने थे नेफ्ताली बेनेट, नए प्रेसिडेंट बने थे इसाक हर्जोग। और यहाँ पे एक सड़क का नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा गया था, टैगोर स्ट्रीट। अच्छा, वैसे हम इजराइल से कौन सा ड्रोन खरीद रहे हैं? हेरोन ड्रोन, जिसे हम भारत चीन सीमा पर तैनात करेंगे। बताओ, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना था? यूनाइटेड अरब अमीरात। और अभी इजराइल ने अपने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा, हमने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में कि 13 फरवरी को और कौन सा डे मनाया जाता है, तो यही है विश्व रेडियो दिवस। तो हर साल रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए ये डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, वर्ल्ड रेडियो डे। और इस बार की थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट रहेंगी, रेडियो एंड ट्रस्ट। अच्छा, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताओ ऑल इंडिया रेडियो के अभी डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? बढ़ते आगे। अच्छा, ये प्रश्न बुक का है, क्या है कि इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन नाम की बुक को किसने लिखा? राजीव भाटिया ने। राजीव भाटिया, इनकी ये तीसरी पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन। तो इस बुक में भारत अफ्रीका साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण आयामों के बारे में बताया गया है। बताओ, अभी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की बुक को किसने लिखा? नवदीप सिंह ने। फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को लिखा किरण बेदी ने। और अगर पूछा जाए, एक एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है कबीर बेदी, उनकी ऑटोबायोग्राफी आने वाली है और उसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। बाकी सुभाष गर्ग द $10 ट्रिलियन ड्रीम नाम की बुक को लिखा इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। अब बताओ, अभी फरवरी 2022 में वन ओशियन समिट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस में। तो अभी 9 से लेके 11 फरवरी तक फ्रांस में वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया। तो जो महासागर हैं उनके महत्व को जानने के लिए और महासागर के इकोसिस्टम को बचाने के लिए और महासागर के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए इस समिट का आयोजन हुआ। और इस समिट का नाम क्या रखा गया? वन ओशियन समिट। कहाँ पे हुआ ये? फ्रांस में। और इसका आयोजन भी फ्रांस ने ही किया और वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका सहयोग किया। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसे संबोधित भी किया। तो उद्देश्य याद रखना, महासागरों का सतत विकास करना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना ही इसका मेन उद्देश्य था। अच्छा, फ्रांस से आपको याद आएगा, तो पहले आप मैप में देखिए, ये रहा फ्रांस। देखो, फ्रांस की कैपिटल क्या होती है? पेरिस होती है। और पेरिस से आपको पता है 2024 में जो समर ओलंपिक होंगे वो पेरिस में ही होंगे। यहीं पे आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी यूरो होती है, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री हैं जीन कोस्टेक।
अच्छा, हम फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं और शक्ति करते हैं। और अभी हमने एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट भी किया था फ्रांस के साथ ही। अच्छा, आप तो बताओ, गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? गरुड़ शक्ति बोल दे या समुद्र शक्ति बोलते, ये हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। और अभी फ्रांस को शुरुआत की 6 महीने यानी कि जनवरी से लेकर जून तक के लिए यूरोपियन संघ की अध्यक्षता भी मिली है। यूरोपियन संघ, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। तो ये सब ध्यान रखना। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे राफेल किसने बनाया, ये फ्रांस की डासोल्ट कंपनी ने बनाया। और बिहार के माधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का जो इंजन बन रहा है, किसकी सहायता से तैयार हो रहा है? फ्रांस की अल्टसोम कंपनी की सहायता से। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको भी भारत और फ्रांस ने मिलकर के तैयार किया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम में। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना आप पढ़ते आगे। चलिए बताइए, राष्ट्र उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो 12 फरवरी को। तो भारत में हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य क्या है? देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना। बाकी राष्ट्र उत्पादकता परिषद के महानिदेशक कौन है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के डायरेक्टर जनरल की पूछ रहे हैं तो अरुण कुमार आंसर होगा। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो आपसे क्या पूछा था कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, कल वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया। उसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज हमारी चल रही है, तो एक नया वीडियो कल मैंने अपलोड कर दिया अपॉइंटमेंट्स का। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़, अगर वीडियोज़ या सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इन्हें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कल दिन भर में जाके केवल 1000 व्यूज़ हुए थे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने आपको पहले भी बोला है, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, तो वहाँ पे एक बार इसे ज़रूर शेयर करा करें वीडियो के लिंक को। मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी तैयार कर रहा हूँ आप लोगों की डिमांड पे। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो सके उसके लिए क्विज भी आपको पहले से तैयार करके दे रहा हूँ आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। उसी तरह से इन सभी क्वेश्चंस का क्विज भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।